हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे कि न्यूटन वल्ले में परावर्तित प्रकाश तरंगें और पारगमित जो प्रकाश तरंगें हैं उनमें व्यतिकरण की घटना है वो किस प्रकार से होती है और न्यूटन वल्ले कैसे बनते हैं। यानी परावर्तित प्रकाश तरंगों में न्यूटन वल्ले कैसे बनती हैं और पारगमित तरंगों के अंदर न्यूटन वल्ले कैसे बनती हैं। इससे पहले लेक्चर में अपन न्यूटन वल्ले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन वल्ले किसको बोलते हैं कि जब भी कोई पतली फनाकार फिल्म से व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है तो उसमें विशेष प्रकार की फ्रिंजें बनती हैं और वो फ्रिंजें सेकेंडरी वल्यों के रूप में बनती हैं, इसलिए उन्हें न्यूटन वल्ले कहा जाता है। अब अपन चेक करेंगे कि परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वल्ले कैसे बनेगी और पारगमित में कैसे बनेंगी। तो काफ़ी अच्छा लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले अपन एक नंबर पॉइंट डाल के ये चेक करते हैं कि परावर्तित तरंगों में न्यूटन वल्ले, परावर्तित जो प्रकाश तरंगें हैं इनमें न्यूटन वल्ले कैसे बनती, यानी न्यूटन रिंग्स इन रिफ्लेक्टेड रेज। तो परावर्तित तरंगों में न्यूटन वल्ले कैसे बनती है वो अपने समझ में आ गया। तो पारगमित वाला जो है वो अपने आप अपन कर सकते हैं, उसको करवाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले अपन परावर्तित तरंगे लेते हैं कि न्यूटन वल्ले में परावर्तित तरंगे कौन सी है, किससे परावर्तन हुआ। पतली फनाकार जो फिल्म है, और फनाकार फिल्म अपने कैसे बनाई है, वायु की फिल्म। एक समतल कांच की अपन प्लेट लेंगे और उसके ऊपर अपन क्या रखेंगे, एक समतलोत्तल लेंस रखेंगे। ये समतल कांच की प्लेट है अपने पास और इसके ऊपर अपन ने रखा एक समतलोत्तल लेंस, ये इस प्रकार का कुछ। तो यहां जो फिल्म बनी है ये फनाकार पतली वायु की फिल्म है और यहां से अपन मान लेते हैं कि इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है। तो वायु की फनाकार फिल्म का ऊपरी सतह है ये और नीचे की सतह ये जो फिल्म है। तो कोई भी प्रकाश किरण है वो इसके ऊपर गिरेगी। जैसे यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो इस प्रकार से इसके ऊपर गिरेगी। तो यहां से इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बी। तो यहां से परावर्तन है वो किस प्रकार से होगा। देखो मैंने आपको बताया कि वायु की ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों से परावर्तन हो सकता है। तो मान के चलो कि ये प्रकाश किरण इधर से जो आई है और ये एस से आने वाली प्रकाश किरणों की ध्यान रखना आप, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो होता है, मैंने आपको बताया था न्यूटन वल्ले के अंदर। तो यहां से भी परावर्तन हो सकता है इस प्रकार से रिफ्लेक्शन, और परावर्तन यहां से भी हो सकता है। ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है R1 परावर्तित प्रकाश किरण, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है R2 यानी परावर्तित प्रकाश किरण। ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन कह देते हैं C, A B, और ये इसको कह दिया मैंने C। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, तो यहां पर AR1 और BCR2 परावर्तित प्रकाश किरणें हैं और इनमें देखना है कि न्यूटन वल्ले कैसे बनती है। ये परावर्तित प्रकाश किरणें, यहां पारगमन का मैंने अभी चर्चा नहीं की है। देखो तो कौन कौन परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, AR1 तथा AR2 क्या है, परावर्तित AR1 और BCR2, AR1 तथा BCR2 परावर्तित प्रकाश किरणें हैं। और इनमें क्या देखना अपने को, न्यूटन
वल्ले कैसे बनती है ये देखना है। अब न्यूटन वल्ले किसकी वजह से बनी? इस फनाकार फिल्म की वजह से। ये जो वायु की फिल्म है इसकी वजह से बनी। और अपने को पता है कि कोई भी पतली फिल्म जो होती है उसमें व्यतिकरण की जो घटना होती है, उस व्यतिकरण की घटना में दो तरंगों के मध्य पथांतर जो होता है, वास्तविक पथांतर की बात नहीं कर रहा मैं, जो पथांतर होता है वो कितना होता है। तो इससे पहले लेक्चर में अपन कर चुके हैं कि पतली फिल्मों में व्यतिकरण न्यूटन वल्ले से पहले, और उसके भी दो केस किए थे कि परावर्तित प्रकाश तरंगों में पथांतर कितना होगा और पारगमित तरंगों के अंदर पथांतर कितना होगा। स्टोक्स का नियम लगने से पहले 2 म्यू टी कोस थीटा, और स्टोक्स का नियम लगने के बाद में उनमें λ/2 का डिफरेंस आता है, वो होता है वास्तविक पथांतर। तो यहां मैं पथांतर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं निकालूंगा। ये जो दो प्रकाश की किरणें हैं AR1 और BCR2, जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, ये अपने परावर्तित तरंगें लिए। तो परावर्तित तरंगों के मध्य पथांतर कितना होगा? पथांतर का मतलब ज्यादा पथ किसका है? BCR2 का। ये जो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो पथ है ये अलग है। तो इन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर, और दोनों तरंगें कौन सी? अपन परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो परावर्तित तरंगों के मध्य पथांतर जो है वो कितना होगा। और पथांतर अपन जानते हैं कि डेल बराबर 2 म्यू टी कोस थीटा। म्यू क्या है? इस वायु फिल्म का अपवर्तनांक। म्यू है वायु फिल्म का अपवर्तनांक। ये कहां से आया है? पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण, चाहे परावर्तित हो चाहे पारगमन हो, दोनों ही अपन ने देखे हैं कि दोनों तरंगों में यानी दोनों घटनाओं के अंदर जो पथांतर है वो 2 म्यू टी कोस थीटा मिलता है। वास्तविक पथांतर निकालना है तो इसमें -λ/2 करते हैं अपने स्टोक्स के नियम के अनुसार। लेकिन अपने पतली फिल्म में जो व्यतिकरण देखा वो इतना मिला अपने को, 2 म्यू टी कोस थीटा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये पथांतर किस पे डिपेंड करता है? कोण थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। और कोण थीटा कैसे बनता है? फनाकार जो फिल्म लेते हैं उनके बीच का कोण होता है। तो ये जो कोण है थीटा, ये पथांतर अधिकतम कब होगा? जब कोस थीटा का मान अधिकतम होगा। और कोस थीटा का मान अधिकतम कितना हो सकता है? 1। तो इसको मैं मैक्सिमम लिखूं, फॉर मैक्सिमम के लिए कोस थीटा विल बी 1। तो जो पथांतर होगा डेल, इसको सोल्व नहीं करेंगे अपन, देखो कर चुके हैं पतली फिल्मों में व्यतिकरण में। तो कोस थीटा 1 हो गया, क्या बचा? 2 म्यू टी। अब ये फनाकार जो फिल्म है ये वायु की है, क्योंकि ये समतलोत्तर लेंस, ये समतल कांच की प्लेट, इनके बीच में तो वायु है, क्योंकि इस समतलोत्तर लेंस का बीच वाला सिरा इस कांच की प्लेट के ऊपर टिका हुआ है, बाकी ये वाले सिरे उभरे हुए हैं। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि फनाकार फिल्म जो बनी है वायु की, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। तो यहां मैं लिख सकता हूं म्यू इक्वल्स टू कितना होता है? 1। किसके लिए? वायु के लिए, फॉर एयर, वायु के लिए। तो डेल जो आएगा वो कितना आएगा? डेल इक्वल्स टू म्यू का मान कितना हो गया? 1। तो कितना आएगा? 2t। ये अपने पास आ गया परावर्तित जो तरंगें हैं इनके मध्य पथांतर। अब देखो अदीप्त फ्रिंजें और दीप्त फ्रिंजें, यानी इसमें भी न्यूटन वल्ले के अंदर भी एक काली एक चमकीली इस प्रकार से वलयाकार बनेंगी। तो काली फ्रिंजों को बोलते हैं अदीप्त, जो दिखाई नहीं देती, और चमकीली फ्रिंजों को बोलते हैं दीप्त। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होगा? अपन ने बताया था अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर अदीप्त कौन से में? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन लगाई थी n-½ लेमडा इस पथांतर के बराबर। तो लास्ट रिजल्ट बराबर क्या आया था? n लेमडा, यानी पथांतर बराबर कितना आया था? n लेमडा। जो दीप्त अदीप्त जो फ्रिंजें होती है उसमें संपोषी व्यतिकरण की घटना मिलती है अपने को। तो मैं आपको बता देता हूं अदीप्त फ्रिंजों के लिए किस प्रकार से बनेगा ये। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अदीप्त फ्रिंजों के लिए। अदीप्त फ्रिंजों के लिए देखो, पतली फिल्म में जो व्यतिकरण की घटना है वो आपने नहीं पढ़ा तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अदीप्त फ्रिंजों के लिए डेल बराबर कितना आया था? n लेमडा। अब ये मत बोल देना कि अदीप्त तो विनाशी में बनती है, विनाशी के लिए पथांतर होता है n-½ लेमडा।
वो अपन चेक करो पीछे वाला देखो, उसमें आया था अदीप्त फ्रिंजों के लिए पदांतर लेमडा का पूर्ण गुणज आ गया था, लास्ट में अपन ने n माइनस हाफ लेके निकाला था। तो ये जो है वो इक्वेशन फैक्ट से क्या हो जाएगा, 2t डेल की जगह कितना आ जाएगा अदीप्त के लिए n लेमडा, 2t इक्वल्स टू कितना आएगा n लेमडा। और यहां से अपन t की वैल्यू निकाल सकते हैं। एनवी फ्रिंज की बात करें तो एनवी फ्रिंज के लिए टी के नीचे एन लग जाएगा, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2t, टी के नीचे लगा दें एन, यानी टी एन का मतलब है एनवी फ्रिंज की मोटाई। तो टी एन इक्वल्स टू एन लेमडा किसके लिए है, फॉर nth फ्रिंज यानी एनवी फ्रिंज के लिए। और टी एन का मान कितना आएगा यहां से, टी एन इक्वल्स टू एन लेमडा बाई 2, यह आ जाएगा टी एन का मान। ये अदीप्त के लिए है इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही दीप्त के लिए अपन निकालें, दीप्त फ्रिंजों के लिए, जो ब्राइट फ्रिंजें हैं उनके लिए, तो दीप्त फ्रिंजों के लिए, तो दीप्त फ्रिंजों के लिए टीएन की जो वैल्यू होगी वो किस प्रकार से होगी, दीप्त फ्रिंजों के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो क्या आएगा, डेल बराबर एन माइनस हाफ लेमडा, यानी दीप्त के लिए क्या होता है डेल बराबर एन माइनस हाफ लेमडा, क्योंकि दीप्त बनती है संपोषी में, और संपोषी की कंडीशन लास्ट में ये आई थी स्टोक्स का नियम लगा के अपन ने। अब ये इसको विनाशी में मत सोच लेना आप, क्योंकि व्यतिकरण में देखोगे तो आप ये विनाशी व्यतिकरण की घटना है, लेकिन पतले फिल्म व्यतिकरण में उल्टा होता है, ध्यान से आपने पढ़ा होगा। तो उसका फॉर्मूला और लास्ट रिजल्ट आप निकालोगे टी एन का, तो एन लेमडा की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी एन बराबर एन लेमडा की जगह क्या आ जाएगा एन माइनस हाफ लेमडा और अपॉन में 2। ये कंडीशन आएगी किसके लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए। ये तो कंडीशन अपने पास आ गई। अब अपने को ये देखना है कि इसमें जो काली और चमकीली फ्रिंजें बनी हैं इस प्रकार से बनेंगी एकांतर क्रम में, एक काली एक चमकीली, एक काली एक चमकीली। तो अपने को ये चेक करना है कि काली फ्रिंजें कितने व्यास की बनेंगी, डायमीटर कितना होगा उनका, और चमकीली फ्रिंजें हैं वो कितने व्यास की बनेंगी। समतल फ्रिंजों के अंदर अपने ने पढ़ा है कि जितनी चमकीली फ्रिंज की मोटाई होती है उतनी काली फ्रिंज की मोटाई होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, आप देख रहे हो देखो कि प्रत्येक का डायमीटर बढ़ रहा है, इसका डायमीटर कम है, इसका इससे ज्यादा है, इसका इससे और भी ज्यादा है, तो प्रत्येक का डायमीटर है वो घटेगा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अपने को चेक करना है कि दीप्त और अदीप्त जो फ्रिंजें हैं उनका व्यास कैसा होगा। तो इसी में मैं कर लेता हूं अदीप्त तथा दीप्त फ्रिंजों का व्यास। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यूटन वलय में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के व्यास के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अदीप्त तथा दीप्त फ्रिंजों का व्यास, यानी डायमीटर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, यानी काली और चमकीली जो फ्रिंजें हैं उनका व्यास कितना होगा। तो इनका व्यास ज्ञात करने के लिए अपन एक ये डायग्राम काम में लेंगे। देखो कितने व्यास की बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहां पतली फिल्म घनाकार फिल्म बनाएंगे अपन, और फिल्म कैसे बनाते हैं, ये समतल कांच की प्लेट, और ये अपन ने समतलोत्तर लेंस इसके ऊपर रखेंगे अपन इस प्रकार से, और इसको अपन एक गोला मान सकते हैं। देखो समतलोत्तर लेंस किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसको यहां से अपने के गोला कंसीडर कर सकते हैं। इसको इस प्रकार का गोला मान लिया अपन।
अब देखो यहां से ये अपने पास समतलोत्तर लेंस है, और इसके बीच में जो वायु फिल्म है, ये जो वायु फिल्म है, इस वायु फिल्म की मोटाई को मैं मान लेता हूं Tn। वायु फिल्म की मोटाई जो है उसको क्या मानोगे? Tn। ये मान लो आप कि ये वायु फिल्म है, यानी ये समतलोत्तर लेंस और ये समतल कांच की प्लेट है, इसके बीच में वायु की फिल्म है, हवा है इसके बीच में ये, और इस वायु फिल्म की जो मोटाई है, और इसको यहां से मिला देना दोनों को, और वायु फिल्म की मोटाई है वो कितनी मान ली? Tn। इसको कांच का अपन ने गोला माना तो इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र O, और इसको यहां से मिलाइए, या इसको सेंटर पॉइंट दे दो C, इसको दे दो आप पॉइंट O, और इसको आप कोई पॉइंट दे सकते हो, कुछ भी पॉइंट नाम दे देना इसका। इस कांच की प्लेट को नाम दे दें P, और इस पॉइंट को नाम, और इस पॉइंट को नाम अपने दे दें, इस पॉइंट को नाम दे दिया, जैसे ये पॉइंट है अपना A, और ये पॉइंट है अपना B, ये C हो गया, और D को डायमीटर लिखेंगे तो इस पॉइंट को मैं देता हूं E, इस पॉइंट को नाम दे दिया E। लेंस है ये अपना L है, लेंस कौन है? L। अब देखो ये पूरा गोला हो गया, तो आप इसके केंद्र से लेके गोले के सरफेस तक जाओगे तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, चाहे इधर से आप इधर आओ, ये इसकी त्रिज्या हो गई R। अब अपने को ये देखना है कि अदीप्त और दीप्त बल्लियों का व्यास कितना होगा, तो सबसे पहले निकालेंगे रेडियस, त्रिज्या, और त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो व्यास बन जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज लें इस वाले डायग्राम में। ये पॉइंट E है और ये पॉइंट A है, तो ACE के अंदर त्रिभुज ACE से पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाएं ACE से, ये कर्ण हो गया, AC क्या हो गया? कर्ण, तो AC हो गया कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर यानी AE स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कौन है? CE, ये त्रिभुज, तो ये हो गया CE स्क्वायर। अपने को त्रिज्या निकालनी है, तो अपने को त्रिज्या निकालनी है। देखो तो ये समतलोत्तर लेंस है अपने पास, वायु फिल्म की मोटाई है Tn, तो ये रेडियस हो गई। देखो इस और इसके बीच में वल्ले बनेगी, इस प्रकार से वल्ले बनेगी, इसको आप मिला दोगे इस प्रकार से तो ये वल्ले बन जाएगी इस प्रकार से। तो यहां से लेके यहां तक रेडियस R होगी, और ये पूरा क्या हो जाएगा? इसको डबल कर देंगे। त्रिज्या को मैं स्मॉल r से लिख देता हूं क्योंकि कैपिटल त्रिज्या है वो अपने इस गोले की ले ली। एक R ये हो गई, टोटल इसकी डायमीटर हो गई। तो अपन ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं E से लेके A तक, ये त्रिज्या R, और पूरी जो फिल्म बनेगी या फिर वल्ले बनेगी उसका डायमीटर होगा D, जो R और R यानी 2R की इक्वल होगा, त्रिज्या का दुगुना। तो सबसे पहले अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं EA, यानी त्रिज्या R निकल जाएगी अपने पास, वल्ले की त्रिज्या की बात कर रहा हूं। तो EA यानी AE निकालने की कोशिश करें यहां से, तो AE स्क्वायर बराबर, ये प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस का, यानी AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर। AE को बोल दें त्रिज्या, R स्क्वायर बराबर AC की वैल्यू कितनी है? AC, A से लेके C तक इस गोले, बड़े वाले गोले की त्रिज्या है R, तो R स्क्वायर माइनस CE, CE अपने पास नहीं है
तो अपन क्या करेंगे, CO यानी टोटल CO में से OE घटा दें। C को क्या लिखते हो, CO माइनस OE, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। देखो CE है, CE को क्या लिखता हूं, CO में से OE घटा दे तो ये बच जाएगी CE। अब देखो R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस CO कितना है, CO, यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या होगी इस गोले की, तो त्रिज्या R माइनस OE कितना है, OE। OE यानी जितनी वायु फिल्म की मोटाई है उतना ही OE है। वायु फिल्म की मोटाई है TN होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना TN क्या है, वायु फिल्म की मोटाई। यहां लिख देता हूं मैं, वायु फिल्म की मोटाई, जो एयर फिल्म है उसकी विड्थ है। तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं। रेडियस देखो त्रिज्या निकल जाएगी ना, कि ये जो वल्ले है इस वल्ले की त्रिज्या निकल जाएगी, तो इसका डायमीटर आप निकाल सकते हो, इसका दुगुना कर देना, D बराबर क्या आ जाएगा 2R। तो R स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी TN स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2RTN। ये R स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, तो देन दिस इंप्लाइज R स्क्वायर इक्वल्स टू TN स्क्वायर, और ये सॉरी ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 2RTN, और ये माइनस का TN स्क्वायर। अब इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे तो R ज्यादा है या TN ज्यादा है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू TN। R क्या है, इस पूरे बड़े वाले गोले की त्रिज्या, और TN क्या है, वायु फिल्म की मोटाई। तो R की तुलना में TN बहुत छोटा है, तो R की तुलना में TN छोटा हो गया। अपने को तो TN स्क्वायर चाहिए, तो TN स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा, जैसे 0.2 है, इसका स्क्वायर करोगे देखो 0.2 छोटा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा आएगा। तो ये R के कंपैरिजन में TN का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। तो इसको अपन नेगलेक्ट करें, तो नेगलेक्ट करें तो R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 2RTN, 2RTN। और अपने को त्रिज्या चाहिए तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, सामने की रूट लग जाएगा 2RTN। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अपने दे दें नाम, थर्ड इक्वेशन हो गई अपने पास, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ये अपने पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अपने को क्या चाहिए, व्यास चाहिए। तो व्यास के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसको यहां से मिटा देते हैं। व्यास के लिए क्या करोगे, त्रिज्या का डबल करेंगे। सर इसमें क्या देखो, तो nवीं फ्रिंज का व्यास, nवीं कौन सी, लास्ट वाली फ्रिंज, nवीं कुछ भी हो सकता है, 10वीं 20वीं 30वीं जो भी है, nवीं फ्रिंज का व्यास। nवीं फ्रिंज का व्यास निकालोगे तो D लिख के नीचे लगाओगे N, D फॉर डायमीटर यानी व्यास, nवीं फ्रिंज का निकाल रहे हो इसलिए D के नीचे N। तो वो कितना होगा, त्रिज्या का दुगुना होता है सर व्यास, तो इस त्रिज्या का क्या कर, दुगुना कर। तो DN 2R की वैल्यू कितनी है, √2RTN। ठीक है, यह आ गई। वल्ले बनेगी इतनी व्यास की। अब ये नहीं पता अपने को कि ये दीप्त वल्ले का व्यास है या अदीप्त वल्ले का व्यास, क्योंकि अपने को निकालना है अदीप्त और दीप्त फ्रिंजों का व्यास। तो वो व्यास से अपन किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले अदीप्त का देख लेते हैं अपन। और मैं इसको थोड़ा सा क्या लिखता हूं, देखो आप, इस 2 को मैं रूट के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 4, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, तो मैं इसको अंदर 4 लेके जा सकता हूं, 2 पहले से, 4 दूनी 8, तो इसको मैं लिखता हूं DN इक्वल्स टू √8RTN। और ये IIT जैम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये नहीं पूछा कि दीप्त और अदीप्त वल्लों का व्यास कितना, डायरेक्ट पूछा कि न्यूटन वल्ले में जो फ्रिंजें बनती है उनका व्यास का सूत्र क्या होता है। DN बराबर होता है √8RTN। अब अपन देख लेते हैं कि अदीप्त का कितना बनेगा और दीप्त का कितना बनेगा। तो अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होगा, देखो क्या करेंगे, 8 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, R होती है त्रिज्या कांस्टेंट, TN वायु फिल्म की मोटाई, अदीप्त में वायु फिल्म की मोटाई TN की वैल्यू कितनी आई थी अदीप्त फ्रिंजों के लिए, TN n λ/2। तो अदीप्त के लिए क्या आएगा, DN बराबर
रूट 8r गुणा में tn। tn कितना है दीप्त के लिए? n लेमडा बाई 2, n लेमडा बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो गए 4, 4 का बाहर क्या आएगा? 2। तो dn बराबर, ये 4 का रूट क्या आएगा? 2। रूट के अंदर क्या आएगा? r n लेमडा, r n लेमडा या n लेमडा r, n लेमडा r। ये अदीप्त जो वलय है उसका व्यास है। तो ये dn जो आया है ये किसका है? अदीप्त वलय का व्यास। इक्वेशन नंबर 6। अदीप्त वलय का व्यास बनेगा dn बराबर 2 रूट n लेमडा r। n क्या है? फ्रिंजों की संख्या, यानी पहली फ्रिंज है या दूसरी है। n बराबर 1 2 3 इस प्रकार से। तीसरी फ्रिंज की बात करें तो n बराबर 3, चौथी की बात करें तो n बराबर 4। लेमडा है तरंग दैर्घ्य, r है समतलोत्तर जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या। तो अपने से ये पूछे कि परावर्तित तरंग या न्यूटन वलय के अंदर जो वलय बनती है उनका व्यास किस किस के ऊपर निर्भर करता है? तो प्राकृत संख्या n के ऊपर, नेचुरल नंबर n, और तरंग दैर्घ्य लेमडा यानी वेवलेंथ लेमडा, और समतलोत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्या r के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कर्वेचर रेडियस ऑफ प्लेन कन्वेक्स लेंस है। तो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखना। ऐसे ही अपने दीप्त वलयों का व्यास निकालें। किसका व्यास निकालें अपन? दीप्त वलयों का। तो यही कर लेते हैं अपन इसको, दीप्त वलयों का व्यास, दीप्त वलयों के लिए या दीप्त वलयों के लिए। दीप्त वलयों के लिए क्या आ जाएगा? देखो जनरल फॉर्मूला क्या अपने पास dn का? dn बराबर कितना अपने पास? 8rtn। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछते हैं अपने। tn कितना है दीप्त के लिए? n माइनस लेमडा, n माइनस हाफ लेमडा बाई 2। यानी दीप्त के लिए tn है अपने पास कितना? n माइनस हाफ और लेमडा बाई 2। ये वैल्यू यहां रख दो आप। तो dn इक्वल्स टू अंडर रूट 8r और गुणा में tn की वैल्यू कितनी है? n माइनस हाफ और लेमडा बाई 2। ये आ गया। ये 2 4 जा 8। तो ये वैल्यू किस प्रकार से आएगी? एक चीज आप ध्यान रखना कि यहां पर प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है ना विनाशी व्यतिकरण के लिए, n माइनस प्लस हाफ लेमडा। तो ये हम प्लस भी हो सकता है, कई बार कई बुक में मैंने देखा है। तो n माइनस प्लस दोनों पॉसिबल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। तो dn की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? तो dn की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 4 है तो 2 बार आ जाएगा, और 2 बार आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेचारा? n माइनस हाफ, यहां प्लस भी कर लिया करो साथ साथ में, एक ही बात है, दोनों पॉसिबल है। n प्लस माइनस हाफ और r और लेमडा, r एंड लेमडा। यह आ गया किसके लिए? दीप्त फ्रिंजों के लिए। थोड़ा सा इसको आप और भी सोल्व कर सकते हो। बीच में पहले तो चिन्ह है वो फिक्स करना पड़ेगा, या तो माइनस ले या प्लस, दोनों सही है। देखो मैंने छोटे क्लास में आपने पढ़ा हुआ संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में प्लस माइनस दोनों सही है। तो प्लस लेके सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे n प्लस हाफ का 2 एलसीएम आ जाएगा, वो 2 एलसीएम आ जाएगा, वो इस प्रकार से ये रूट के अंदर बन जाएगा। तो इसको थोड़ा आप आगे भी सोल्व कर सकते हो। इसको दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7। और अपने से क्या पूछ सकता है कि परावर्तित तरंगों में न्यूटन वलय का व्यास निकाल लिया अपने। मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है dn इक्वल्स टू दिस। अदीप्त के लिए निकालोगे तो tn की वैल्यू अदीप्त वाली रखोगे, दीप्त के लिए निकालोगे तो tn की वैल्यू दीप्त वाली के लिए लिखोगे। अब अपने बात करते हैं कि फ्रिंज अंतराल, फ्रिंज विड्थ
यानी दो क्रमागत फ्रिंजें, एक काली और चमकीली, इन दोनों फ्रिंजों का जो अंतराल होगा वो क्या कहलाता है? फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। तो फ्रिंज चौड़ाई है वो किस प्रकार से निकलेगी वो आप ध्यान देखो। तो अब अपन करेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर अपने एग्जाम में पूछा जाता है और इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल बी पार्ट के अंदर 100% श्योर है, उसको तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकता, ये मान के चलो आप। तो अपन फ्रिंज अंतराल देखते हैं, यानी न्यूटन वल्ले में जो फ्रिंजें बनती हैं उनका फ्रिंज अंतराल, यानी कितने अंतराल के ऊपर बनती हैं? फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई बोल सकते हैं इसको, अपन बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज अंतराल देखो कैसे निकालेंगे। फ्रिंज अंतराल के लिए अपन देखो, ये एक फ्रिंज बन गई, दूसरी फ्रिंज ये बन गई, इसकी त्रिज्या है Rn, ये एनवी फ्रिंज है मान के चलो। इससे अगली फ्रिंज क्या होगी? n+1वीं, इससे अगली n+2वीं, और एनवी फ्रिंज की त्रिज्या Rn है, n+1 यानी इससे अगली फ्रिंज की त्रिज्या Rn+1 है। तो Rn प्लस यानी ज्यादा जो फ्रिंज है, फ्रिंज की जो त्रिज्या है उसमें से कम वाली घटा दो, जो बीच का गैप आ जाएगा फ्रिंज अंतराल। तो फ्रिंज अंतराल को लिखते हैं बीटा से, और बीटा बराबर अपन लिखेंगे Rn+1, यानी n+1वीं फ्रिंज में से घटा देंगे किसको? Rn को। और Rn+1 और Rn की वैल्यू अपन रख सकते हैं। तो कैसे करेंगे अपन इसको? एक इसको ये भी लिख सकता हूं क्या मैं? इसको यदि व्यास के रूप में लिखूं, जैसे R है तो R को ये लिख सकता हूं क्या? d/2, क्योंकि व्यास जो है वो दुगुना होता है त्रिज्या का, तो उसको बराबर करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे त्रिज्या किसी चीज की अपने पास 4 आ गई तो उसका व्यास अपने को पता 8 होगा, तो इनको और इनको बराबर करूंगा तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो आप व्यास को 2 से डिवाइड करके त्रिज्या के बराबर रख सकते हो। तो इसको यदि मैं व्यास के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा? Rn+1 की जगह dn+1 और Rn की जगह dn, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? पूरे को 1/2 से डिवाइड, क्योंकि व्यास तो अपने को पता है दुगुना होता है, तो त्रिज्या को अपन डायरेक्ट तो लिख ही नहीं सकते, 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब अपन बात करें कि अदीप्त वल्यों के लिए, एक का बता देता हूं, एक का आप कर लेना। अदीप्त वल्यों के लिए, अदीप्त वल्य के लिए अपन dn और dn+1 की वैल्यू रखेंगे। तो dn कितना है अपने पास अदीप्त वल्यों के लिए? dn बराबर है ये, dn बराबर कितना अपने पास है अदीप्त वल्यों के लिए? दीप्त की बात नहीं कर रहा मैं, अदीप्त की। तो 2 और √n λr, और dn+1 चाहिएगा अपने को, तो जहां भी n दिख रहा है उसकी जगह n+1 रख सकते हैं। तो dn+1 बराबर 2√n की जगह अपन रख सकते हैं n+1 λr, ये दोनों वैल्यू यहां रख सकते हैं अपन। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा इक्वल्स टू 1/2, और dn+1 की वैल्यू कितनी है? 2√n+12 λr, और माइनस dn की वैल्यू है 2√n λr। अब 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आएगा और वो बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा फ्रिंज चौड़ाई क्या आएगी? बीटा जो फ्रिंज चौड़ाई है तो इसको क्या लिख सकते हो आप? ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा क्या? n+12 λr रूट के अंदर, और माइनस क्या बचेगा? √n λr। इसको थोड़ा सा आप और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इसको यहां तक पढ़ा रहने दो, या इसको और भी आगे अपन सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे इसको? n+1 को λr से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n λr माइनस n λr रूट, ये इस प्रकार से इसको आगे सोल्व कर सकते हो। तो बात आती है कि ये अदीप्त जो फ्रिंजें हैं उनका व्यास है।
ऐसे ही दीप्त के लिए क्या करोगे, बीटा बराबर ये रखोगे फॉर्मूला, और इसमें यहां लिखोगे दीप्त वल्यों के लिए, और दीप्त के लिए डीएन का मान कितना वो रखोगे, ये रहा अपने पास। और ऐसे ही dn+1 जहां भी n दिखे उसकी जगह n+1 रखोगे, और बीटा निकालोगे तो dn+1 में से घटा देना किसको, dn को, तो ये वैल्यू अपने पास से आ जाएगी। तो इसको आप यहां से सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि पारगमित जो तरंगे हैं उनमें न्यूटन वलय किस प्रकार की बनेंगी, और सेम चीजें अपन चेक करेंगे। यहां पारगमित तरंगों में न्यूटन वलय पहले अदीप्त के लिए फिर दीप्त के लिए, और वैसे ही अपन व्यास निकालेंगे और फिर अपन निकालेंगे फ्रिंज चौड़ाई।